यहाँ पर आपको फिगर 2.11 में नजर आ रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये आउट ऑफ द पेज है, वाई एक्सिस दाईं तरफ, जेड एक्सिस ऊपर की तरफ। इस एक्स वाई जेड एक्सिस में एक पार्टिकल है जो एक पाथ पे चल रहा है, जो कि यहाँ पे रेड लाइन से शो किया गया है। ये एक पार्टिकल है जो इस पाथ पे चल रहा है। किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर। वो क्या होता है कि आप ओरिजिन से शुरू करेंगे और ओरिजिन से शुरू करके आप यहाँ पर एक वेक्टर ड्रा करेंगे उस पॉइंट तक, उसका नाम देंगे आर वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। फिर यहाँ पर आपको आई जे के भी नजर आ रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर आर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आर की वैल्यू जो है वो इस फार्मूले से दी जाती है। 2.5 जो इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्स वाई जेड जो है दीज आर दी वैल्यूज अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये मैग्नीट्यूड्स हैं जो आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करके तीनों एक्सिस पे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये लेंथ जो आपको मिलेगी ये y होगी, इस तरफ को परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये लेंथ x होगी, और अगर आप ऊपर की तरफ ड्रा करें तो ये लेंथ z होगी। सिमिलरली अब अगर आपके पास एक पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करके किसी दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, तो उसके लिए ये आप दूसरी डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि T1 पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ था और T2 पॉइंट पे पार्टिकल यहाँ चला गया। तो इस पार्टिकल ने ये डिस्टेंस जो है वो ओरिजिनली कवर किया है, ये टेढ़े वाला। इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं। वो किस तरह के, हम T1 वाले पॉइंट से T2 वाले पॉइंट तक डायरेक्ट एक लाइन खींचते हैं और उसके ऊपर एरो लगाते हैं, जो ये बता रहा होता है कि ये पार्टिकल T1 से T2 की तरफ गया है। और इस चीज को आप क्या कहते हैं, इस चीज को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर आप लोगों को याद हो हेड टू टेल रूल, तो आप सिंपली पहले पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर है वो डिफाइन कर सकते हैं R1 से, दूसरे पॉइंट पे जो पोजीशन वेक्टर है वो डिफाइन कर सकते हैं R2 से। अब आप अगर यहाँ पर हेड टू टेल रूल लगाएं तो R1 को डेल्टा R में ऐड करें तो आपको R2 रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। वहां से डेल्टा R निकल आएगा R2 माइनस R1, और यही डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, जो यहाँ इक्वेशन 2.6 में आपको नजर आ रही है। ठीक है, इस चीज को आप देख रहे हैं। अच्छा, इन दो डायग्राम्स में यानी ऊपर वाली डायग्राम और नीचे वाली डायग्राम में क्या फर्क है? इसमें ये फर्क है कि यहाँ पर पार्टिकल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ है, तो उसको टाइम भी ज्यादा लगा हुआ है। यहाँ पर जल्दी जल्दी वो या एक जगह से दूसरी जगह चला गया, डिस्टेंस कम कवर किया है, तो यहाँ पे जो डेल्टा आ रहा है वो आपको नैरो नजर आ रहा है, छोटा नजर आ रहा है, और यहाँ जो डेल्टा आ रहा है वो बड़ा नजर आ रहा है। तो इसको करते करते अगर आप इंतहाई छोटा डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स रख लें, तो वो जो है वो एग्जैक्टली मैच कर जाता है आपकी ओरिजिनल लाइन के साथ। यानी यहाँ पर आपको नजर आ रहा था कि जो ओरिजिनल लाइन थी जिस पे पार्टिकल मूव कर रहा था वो टेढ़ी थी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उससे थोड़ा हटके था। लेकिन यहाँ पर जो लाइन आपकी थी ओरिजिनल और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो दोनों सेम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनफिनिटेसिमल होगा, इंतहाई छोटा होगा, तो फिर वो ओरिजिनल पाथ को डिस्क्राइब कर सकेगा। इसीलिए आप कैलकुलस में इनफिनिटेसिमल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये चीज आपने पढ़ी थी वेलोसिटी, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि कुछ टाइम गुजरता है और पोजीशन चेंज होती है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय द टाइम जो कि गुजरा है T1 से T2 तक। तो डेल्टा टी को आप लिख सकते हैं ये T2 माइनस T1 है, और डेल्टा आर को आप लिख सकते हैं कि ये R2 माइनस R1 है। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें तो दैट विल गिव यू दी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर आपको ये भी नजर आ रहा है कि अगर मैं डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट साइड पे, तो दोनों इक्वेशंस में वेक्टर्स जो हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव साइन है दोनों तरफ,
तो इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट साइड वाली जो चीज़ है उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो राइट साइड वाली चीज़ की होगी। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। सो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और सेम होगी एज एज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इक्वेशन आपने इसको याद कर लेना है। फिर अभी हमने बात की थी कि अगर आप डेल्टा आर को स्मॉल करते जाएं तो वो ओरिजिनल पाथ के करीब होता जाता है। तो अब आप डेल्टा आर को इतना स्मॉल कर दें कि ये इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो तकरीबन ना होने के बराबर आ जाए। तो उस केस के अंदर हम कहेंगे कि ये जो डेल्टा आर है इसके ऊपर आप लिमिट लगा देते हैं। ये जो लिमिटिंग केस है इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से डिस्क्राइब किया जाता है। तो यानी डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी था, तो उसमें जो डेल्टा टी टाइम है ये अप्रोचेज टू जीरो अगर होगा तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। इसी को लिखने का एक तरीका डेरिवेटिव भी होता है, क्योंकि यही डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी का लिमिटिंग केस जो है ये बन जाएगा डी आर बाय डी टी, क्योंकि ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। तो आइंदा आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि आप डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर लेंगे तो वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। यानी आप आर वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या थी, पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के। जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आपको अलग-अलग तीनों डायमेंशन में वेलोसिटी दे देगा, जिसको आप 2.11 में इस तरह भी लिख सकते हैं वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के, जिसका मतलब है कि वी एक्स जो है वो डी एक्स टी बाई डी टी के बराबर है, वी वाई जो है वो डी वाई बाई डी टी के बराबर है, और वी जेड जो है वो डी जेड बाई डी टी के बराबर है। अच्छा, इसके बाद आप चलें आगे। ये थ्री डिमेंशनल यानी वेक्टर हमने बनाया है वेलोसिटी वेक्टर, ये थ्री डिमेंशनल वेक्टर है, ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद है स्पीड। स्पीड का कॉन्सेप्ट भी कल मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप लोग जो है वो डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे जो कि स्केलर होता है, टोटल डिस्टेंस लेंगे जो कि ओरिजिनल लाइन के ऊपर होता है, उसमें आप वेक्टर नहीं बनाते, तो उसको टाइम पे डिवाइड करके आप निकालेंगे तो वो स्पीड होगी और वो स्केलर होगी। फिर मैंने ये भी बताया था कि वेलोसिटी और स्पीड की डिमेंशन जो है वो सेम होती हैं, दोनों लेंथ बाय टाइम होते हैं, दोनों का यूनिट भी सेम होता है मीटर पर सेकंड। आमतौर पे लोग डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करते हैं, माइल्स पर आवर भी इस्तेमाल होता है, किलोमीटर पर आवर भी इस्तेमाल होता है। गाड़ियों के अंदर जो मीटर लगे होते हैं उनमें आप अक्सर ये किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ देखेंगे। मतलब आप कहते हैं कि 40 की रफ्तार पे एक मोटरसाइकिल जा रही है तो वो 40 से मुराद ये वाला यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर। अगर 60 की रफ्तार से कोई गाड़ी जा रही है तो इसका मतलब है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है। लेकिन फिजिक्स में हम आमतौर पर मीटर पर सेकंड को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था एक्सेलरेशन। तो अब हम एक्सेलरेशन को भी उसी तरह डिफाइन करेंगे वेक्टर्स की फॉर्म में। एवरेज एक्सेलरेशन होगा द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर में जो चेंज है उसको टाइम इंटरवल पे डिवाइड कर दें, दैट विल गिव यू द एवरेज एक्सेलरेशन। अगेन अगर आप डेल्टा टी को बहुत स्मॉल कर दें, यानी करीब करीब आपका टाइम जो है वो गुजर रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर जो है वो आप इसके लिए अगेन लिमिटिंग केस लगा देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो और इस एवरेज एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस बना देंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे बनेगा। आप एवरेज एक्सेलरेशन के ऊपर लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, और ये चूंकि डेरिवेटिव की भी डेफिनेशन है लिहाजा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है डीवी बाई डी टी के, यानी वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव अगर ले लिया जाए तो वो एक्सेलरेशन होता है। अगेन इसको भी आप थ्री कंपोनेंट यानी ए एक्स ए वाई ए जी की शक्ल में लिख सकते हैं, और जिसमें ए एक्स जो होगा वो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट से निकलेगा डेरिवेटिव लेकर, ए वाई जो होगा वो वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट से निकलेगा, और ए जेड जो होगा ये वेलोसिटी के जेड कंपोनेंट से निकाला जाएगा टाइम डेरिवेटिव के जरिए। अगेन इस इक्वेशन में आप डायरेक्शन की बात भी देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो सेम होगी, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये होता है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड की डायरेक्शन सेम है, तो लिहाजा वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी उसकी चेंज की डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन होगी और वो दोनों सेम होंगी। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, किसी चीज का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं वी एक्स स्क्वायर
प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर अंडर रूट। जिस तरह से एक वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर करके आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसी तरह वेलोसिटी का, पोजीशन का, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर ये सवाल देखें, इसने इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, जिसमें एक्स टाइम पे डिपेंड करके ये क्वेश्चन ले रहा है और वाई टाइम पे डिपेंड करके ये क्वेश्चन ले रहा है। ए की वैल्यू भी आपको दी हुई है, जो ए बी सी डी यहाँ आ रहे हैं, ए बी सी डी इन सब की वैल्यू दी हुई है। क्वेश्चन आपसे किया गया फाइंड दी पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सिंपली आपने सबसे पहले पोजीशन निकालनी है, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लगा के। क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है, लिहाजा जेड एक्सिस यहाँ पर नहीं आएगा। आप एक्स आई प्लस वाई जे लिखेंगे, एक्स की वैल्यू और आई वेक्टर, वाई की वैल्यू जो गिवन है और जे वेक्टर। इससे आपको मिल गया आर वेक्टर। आर वेक्टर का डेरिवेटिव लेना है और वेलोसिटी निकालनी है। उससे पहले आप ए बी सी डी की जो वैल्यूज गिवन है वो आप यहाँ पुट कर लें। फिर आप इसका x कंपोनेंट निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आप ये जो x वाली वैल्यू है dx बाई डी टी वहाँ से निकालेंगे। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, dy बाई डी टी, वो y दिया हुआ है, टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, उनकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। अगेन आप ए बी पुट करें, ए बी सी की वैल्यू पुट करें तो वेलोसिटी जो है वो बन जाएगी। इसी तरह से ये वेलोसिटी को फिर आपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देना है। सिमिलरली एक्सेलरेशन निकालना है, तो अब जो वेलोसिटी आपने पीछे निकाली थी, यानी ये वाली, सॉरी, यहाँ जो वेलोसिटी आपने निकाली थी, मुझे वो कहाँ चला गया पेज, हाँ, ये जो वेलोसिटी वी एक्स निकाली है 3 टी स्क्वायर प्लस बी, और वी वाई निकाला है 2 ct, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें तो ए एक्स और ए वाई मिल जाएगा बाय टेकिंग डेरिवेटिव्स ऑफ वेलोसिटीज। तो वेलोसिटीज का डेरिवेटिव लें तो उससे आप एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ये रोल नंबर 70 ने कोई यहाँ पे ड्रा किया है, काइंडली इसको आप रिमूव कर दें। ये फिर बुक के ऊपर निशान पड़े रहते हैं। रोल नंबर 70, ये इसको जरा रिमूव कर दें, ये फिर नजर नहीं आ रही है, प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम आपने देख लेना है, सॉल्व कर लेना है। अच्छा, उसके बाद वन डायमेंशनल किनेमैटिक्स स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या है, आप इक्वेशंस और मोशंस वगैरह बनाएंगे। तो वन डायमेंशनल किनेमैटिक्स में हम बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के साथ। यानी स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मूव करेगी तो उसको मोशन इन वन डायमेंशन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि वो दायरे में नहीं घूमेगा, वो किसी कर्व पे नहीं घूमेगा, वो बिल्कुल सीधा चलेगा। अब उसमें अगर आप एक्सेलरेशन पैदा करना चाहेंगे तो एक ही तरीका हो सकता है कि वो अपनी स्पीड कम ज्यादा करे, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन सिर्फ एक तरीके से पैदा हो सकता है कि वो अपनी स्पीड चेंज करे, या उसको बढ़ा ले या उसको कम कर ले। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो अपनी स्पीड को रिवर्स कर सकता है, यानी सॉरी, डायरेक्शन को रिवर्स कर सकता है। मतलब ये कि अगर वो दाएं तरफ जा रहा है तो वो बाएं तरफ भी आ सकता है, और अगर वो बाएं तरफ जा रहा है तो वो दाएं तरफ जाना शुरू कर दे, ऊपर जा रहा है तो नीचे आना शुरू कर दे, लेकिन रहे वो हमेशा सीधी लाइन के अंदर। तो ये इन तरीकों से आप एक्सेलरेशन जो है वो इसमें पैदा कर सकते हैं। अब ऐसे पार्टिकल की मोशन को हमने डिस्क्राइब करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तरीका होता है कि आप उसकी इक्वेशन बनाते हैं, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन उसकी बनाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप उसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ से भी मोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है और इक्वेशन से भी किया जा सकता है। ग्राफिकल मेथड जो है वो ज़्यादा फिजिकल होता है, यानी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। जो ग्राफिकल मेथड होता है उससे आप डायरेक्ट चीज़ को देख कर समझ सकते हैं, और मैथमेटिकल जो है उसमें अलजेब्रा वगैरह इस्तेमाल होता है। तो लेकिन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम होता है, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उससे आप डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो फिजिक्स है वो ज़्यादातर ग्राफ को देख के समझ आती है। यहाँ पर दोनों तरह से हम ये चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला केस इसने दिया हुआ है नो मोशन एट ऑल, यानी फर्ज करें कि एक पार्टिकल रेस्ट पर है।
अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर होगा तो उसमें कोई मोशन नहीं होगी। तो डिफरेंट टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी टाइम गुजरता जाएगा घड़ी पर लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी। तो उसके लिए जो इक्वेशन बनेगी मैथमेटिकल वो ये वाली इक्वेशन होगी, एक्स टी इज इक्वल टू ए जो है ये कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है। तो अब यहाँ पर आप टी की वैल्यू 1 पुट कर दें, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो आपका जो ए है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। जिसका मतलब ये है कि डिफरेंट टाइम के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये रेस्ट मोशन की इक्वेशन है। अब अगर आप इस x का डेरिवेटिव लें टाइम के लिहाज से तो आप फौरन बता सकते हैं कि टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि राइट हैंड साइड पे कोई टाइम वाला कोऑर्डिनेट ही नहीं आ रहा, तो लिहाजा कांस्टेंट का डेरिवेटिव टाइम के लिहाज से क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब x का डेरिवेटिव जीरो है, यानी वेलोसिटी जीरो है। और वेलोसिटी जीरो का मतलब यही होता है कि बॉडी रेस्ट पे होगी। तो x यानी डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा, पोजीशन कांस्टेंट होगी, तो फिर टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएं तो ये वाला जो ग्राफ है पहले वाला, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए टाइम गुजरता जा रहा है एक्स एक्सिस पे, लेकिन जो वैल्यू ऑफ एक्स है जो कि ए थी वो हर टाइम पे, इस टाइम पे, हर टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये जो लाइन है ये रेस्ट को शो कर रही है, यानी ये पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे खड़ा रहे, तो ये ग्राफ बनता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। दूसरा केस है मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो फिर आप वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लेते हैं और एक्सिस पे टाइम। तो अगेन टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू जो यहाँ पे खड़ी थी वो वहीं पे रहती है, वो ऊपर नीचे नहीं होती क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकल है ना, चेंज होनी। तो क्योंकि ग्राफ वर्टिकली ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सीधा ही जा रहा है, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। अच्छा, फिर उसके बाद पार्टिकल जो है उसके लिए ये उन्होंने एक मिसाल ली हुई है कि फर्ज करें कि एक बीड है, यानी एक मोती है ये वाला, जो कि मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो नीचे ये हल्की हल्की लाइनें लगी हुई हैं, ये इससे पता चल रहा है कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इधर को मूव करता हुआ जा रहा है। अगर इसकी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही होगी तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। और अगर इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो ये हम कहेंगे कि ये डिक्रीज कर रहा है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो फिर इस तरह ग्राफ। तो इस केस में अगर ये पार्टिकल इधर दाएं तरफ को मूव करेगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर पार्टिकल इस लाइन पे बाएं तरफ को मूव कर रहा है तो फिर इसका मतलब है वेलोसिटी कम हो रही है। और दूसरे ग्राफ में चूंकि ना ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ना नीचे की तरफ, तो इसका मतलब होगा कि ये वाली जो ग्राफ है इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है जो कि बी के बराबर है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो है एक्सेलरेशन की। तो फर्ज करें आपके पास एक्स की वैल्यू इस तरह से दी हुई है, ये एग्जांपल दी हुई है उसने, या एक्स की वैल्यू इस तरह से दी हुई है, इसका आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसका पहले टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, वो वेलोसिटी आ जाती है। फिर दोबारा टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन आ जाता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि इसी एक्स का सेकंड डेरिवेटिव ले लें तो उससे आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये देखें ए एक्स की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव से निकाली जा सकती है या वेलोसिटी के फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाली, वो आपकी मर्जी है। पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव, वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव आपको एक्सेलरेशन देता है। तो इसको भी अगर आप ग्राफ के अंदर देखना चाहते हैं तो आप ये साइड पे जो ग्राफ बना हुआ है इसको देख सकते हैं। तो मसलन पहला ग्राफ देखें, तो पहली इक्वेशन के लिए पहला ग्राफ है ये वाला। अब ये x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर, इससे जब आप एक्सेलेशन निकालेंगे उसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आप पोजीशन को पहले ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। यानी ये पोजीशन है, आप डिफरेंट टाइम के ऊपर इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो ये पोजीशन का ग्राफ आपको इस तरह से मिला। ये पोजीशन का ग्राफ आपको बता रहा है कि ये बॉडी जो है ये अब एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेट करते हुए इसकी जो स्लोप है जो कि यहाँ पर बी के बराबर है और यहाँ बी से ग्रेटर हो रही है, वो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू जीरो से ये पार्टिकल मूव करना शुरू किया और ये बी पॉइंट तक इसकी वेलोसिटी फिर कांस्टेंट रही और उसके बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो ये इसका ग्राफ है। सिमिलरली अगर आप सेकंड इक्वेशन को देखें डी कॉज ओमेगा टी वाली,
इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो जाहिर है कि आपको एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। इसका जो ग्राफ चूंकि कॉज वाला फंक्शन है तो कॉज वाले फंक्शन का ये ग्राफ होता है। डिफरेंट टाइम के ऊपर आप ओमेगा टी की वैल्यू डिफरेंट करते जाएं। ओमेगा टी बेसिकली थीटा ही है, तो थीटा को डिफरेंट करते जाएं तो कॉस थीटा की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं और उससे आपको यहाँ पर ये इस तरह का एक ग्राफ मिलता है जो कि वेव मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये एक किस्म की वेव बनेगी। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो कभी पॉजिटिव, जब आप प्लस डी की तरफ जाएंगे या माइनस डी की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन हमेशा इसका क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। और ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसको बाद में हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर उसने एक और एग्जांपल दी हुई है कि एक कार है जो रेस्ट से शुरू हुई है। ये देखें यहाँ पर कि पहले उसका एक्सेलरेशन 0 है, यानी वो रेस्ट से शुरू हुई है। उसके बाद वो एक्सेलरेट करती है थोड़ी देर के लिए, यानी वो एक्सेलरेट करके यहाँ चले गई है, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उसके बाद मूव करती है। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका एक्सेलरेशन फिर 0 हो जाएगा। और उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक लगा के नेगेटिव एक्सेलरेशन कर लिया, यानी ग्राफ नीचे चला गया। फिर वो कुछ अर्से के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन में मूव करती रही है और फाइनली उसने क्या किया, आखिर पे जाके ब्रेक लगा के दोबारा रुक गई है, तो आपका एक्सेलरेशन दोबारा यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो ये ग्राफ उस पूरी मोशन को बता रहा है, यानी शुरू में रेस्ट पे है, फिर वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आ गई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गई, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन पे आ गई और फाइनली फिर रेस्ट पे आ गई। अगर इसी की वेलोसिटी से इसको देखें तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ आएगा कि पहले v 0 है, यानी वो रेस्ट पर है, फिर v इंक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फिर v कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, फिर v डिक्रीज कर रहा है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और फिर v 0 है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वो फिर रेस्ट पे आ गई है। और इसी को अगर आप डिस्प्लेसमेंट में देखना चाहें तो ये देखें लिखा हुआ है, जब रेस्ट में थी तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, यानी चेंज नहीं हो रहा था, जो भी उसकी वैल्यू थी वो चेंज नहीं हो रही थी। फिर एक्सेलेटर में आया तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होना शुरू होगी पॉजिटिवली। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे मिल रही है। फिर जब वो ब्रेक लगा रहा है तो देखिए उसकी पोजीशन जो है वो अगेन कांस्टेंट होने की तरफ जा रही है। और फाइनली जब वो रेस्ट पे आया तो दोबारा पोजीशन उधर ही आ गई, कांस्टेंट हो गई। यानी फर्क ये है कि यहाँ पर वो किसी और जगह पे खड़ा था और यहाँ किसी और जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन है वो कांस्टेंट कांस्टेंट पोजीशन का ग्राफ, यानी उसमें पोजीशन अगेन कांस्टेंट हो गई है, वो दोबारा रेस्ट पे आ गया, उसकी पोजीशन अब भी चेंज नहीं हो रही। फाइनली इसने पांचवी और छठी एग्जांपल जो है वो अगेन उसने ली हुई है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो पांचवी एग्जांपल है फॉलिंग ऑब्जेक्ट की, कि फर्ज करें एक चीज नीचे गिर रही है, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है 2.18, ये एक ग्राफ है जिसमें एक बॉल थी जो आपने पकड़ी हुई थी छत पे खड़े होकर, और वहां से आपने उसको फेंका है। तो आप देखें इनिशियली आपकी जो हाइट है वो h है, यानी आप ऊपर खड़े हुए हैं। फिर आपने जो ही बॉल छोड़ी तो बॉल आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ जा रही है, तो ग्रेविटी की वजह से ये उसका ग्राफ बन रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही है, जिसका मतलब है उसकी वाई वाली जो हाइट है वो कम होती जा रही है। अब अगर आप इसकी वेलोसिटी का ग्राफ देखें तो वो ये इस तरह से है कि जो उसकी वाई वाली वेलोसिटी है वो मोर नेगेटिव होती जा रही है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, यानी वी ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ जाए तो नेगेटिव है। तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होती जा रही है। अब अगर उसका वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखें तो वो कांस्टेंट है, यहाँ पर उसकी एक फिक्स वैल्यू है, वो कांस्टेंट जा रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा, अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो इसका ये मतलब होगा कि द वर्टिकल कोऑर्डिनेट बिगिंस एट सम पॉजिटिव वैल्यू, यानी वर्टिकल कोऑर्डिनेट किसी पॉजिटिव वैल्यू से शुरू हुआ जब वो हाइट h पे था, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो y था वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करते हुए 0 की तरफ चला गया, जब वो ग्राउंड पे गिर गया तो बिल्कुल 0 हो गया। इनिशियली जो उसकी स्लोप थी वो 0 थी, क्योंकि वेलोसिटी शुरू में 0 थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी जो है उसकी नेगेटिव होती गई, लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। तो इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे भी कि ये जो मोशन हम पढ़ रहे हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमने पढ़ी है, ये वाली जो है। यानी यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कांस्टेंट है। और अभी आप उसको उसकी चेंज जो है वो नहीं पढ़ रहे, जमीन के करीब उसकी वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट होती है। जब आप जमीन से ज्यादा हाइट पे जाते हैं तो
ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन ज़मीन के करीब करीब वाला जो केस है जिसको हमने पढ़ा, जिसमें एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। तो उसके बाद एक एग्जांपल इसने दी हुई है रिबाउंडिंग बॉल बेयरिंग, यानी जिसको आप सिम सिम कहते थे ना, एक बॉल होती है रबड़ की, तो उसको अगर आप एक हाइट से गिराएं नीचे हार्ड सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर, तो वो रीबाउंड करती है। तो अगर वहां पे एनर्जी लॉस ना हो रहा हो तो वो दोबारा आपके हाथ तक वापस आ जाती है। याद रहे आपने उसको जस्ट रिलीज करना है, आपने उसको गिराना नहीं है। तो इसके लिए भी आप यही ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने पहले इस्तेमाल किया था। फर्क ये है कि इसमें आपको ग्राफ उल्टाना भी पड़ता है बार बार। तो ये देखें, पहले वो ये मैं वाई जो उसकी हाइट थी वहां से स्टार्ट करते हैं। जो ही आपने उसको अपने हाथ से छोड़ा तो वो नीचे गिरना शुरू हो गई, उसका वाई कम होना शुरू हो गया। फिर इस पॉइंट पे जाके उसने जमीन को टक्कर मारी और वो वहां से रीबाउंड हुई। तो रीबाउंड होके दोबारा उसने हाइट गेन करना शुरू की और दोबारा आपके हाथ तक वापस आई। उसके बाद फिर वो दोबारा नीचे की तरफ चले गई, वाई अगेन कम होना शुरू हो गया। फिर उसने यहाँ पे टक्कर मारी और फिर वाई उसका बढ़ना शुरू हो गया। फिर वो दोबारा ऊपर गई, आगे जाकर फिर नीचे जाएगी। तो वो आपने जिस साइड से उसको छोड़ा था वहां से वो बाउंस करती है, फिर ऊपर आती है, फिर ऊपर आती है। तो इस तरह से चल रही है। इसकी अगर आप वेलोसिटी का ग्राफ देखें तो वो इस तरह से है। जब वो नीचे जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी ये नेगेटिव डायरेक्शन में थी, डिक्रीज कर रही थी। और उसके बाद फिर वो बाउंस होके दोबारा उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर दी, फिर बाउंस हुआ, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, फिर डिक्रीज कर रही है। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन इस सारे प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है। हाँ, ये जो डबल लाइनें आपको नजर आ रही हैं ये आपको बाउंस के बारे में बता रहा है कि जिस वक्त बाउंस होता है तो उस वक्त चूंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, जाते वक्त वो डाउनवर्ड होता है, वापस आते वक्त अपवर्ड। तो वहां पे एक्सेलरेशन उस वक्त एक्सेलरेशन पैदा होता है। बाकी टाइम पे एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सिर्फ उस वक्त एक्सेलरेशन पैदा होगा जब वो बाउंस करेगी, बाउंस बैक करेगी, यानी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अदरवाइज एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा। अदरवाइज एक्सेलरेशन यहाँ पर भी, इनिशियली भी, दरमियान में भी और फाइनली भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसको अब आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम कुछ इक्वेशंस हैं जिनको हम करेंगे और वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा।